हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे जो है बार बार मेरे से एक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो ये था कि उनको मैं बता दूं कि जो बायोलॉजी है क्लास 12 की, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं और टॉपिक्स क्या क्या हैं। जिस टॉपिक से ज़्यादातर मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो जहाँ से उनको क्या है ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कौन से चैप्टर जो उनको छोड़ने हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मतलब महीनों पहले वो अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो अब उनके पास मतलब इतना टाइम पूरा सफिशिएंट नहीं है कि अब वो पूरा एक एक टॉपिक पूरे चैप्टर का पढ़ें। तो अब मैं उनको आज जो है उनको शॉर्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और वे बच्चे जो उनकी मतलब जिनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा है पहले से ही, तो उनको भी अब क्या करना है कि इन जो मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं या फिर उनकी पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ आपको क्या करना है, बार बार उस टॉपिक्स को आपको रिवाइज करते रहना है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है और वो पहले से जो है कर चुके हैं अपना जो भी उनका सिलेबस है। तो आज के हम मतलब इस वीडियो में जो है वो बायोलॉजी क्लास 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स पढ़ेंगे कि क्लास 12 जो बायोलॉजी आपकी है उसके कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा मतलब ऐसा टॉपिक्स है उस पार्टिकुलर चैप्टर का जो आपको जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो क्लास 12 के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो क्या वो रिमूव कर दिए गए हैं एनसीईआरटी से। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से आपको क्या है रिमूव कर दिए गए हैं। तो उस वीडियो को उसके लिए आप लोग जो है लास्ट तक पूरा एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो जो है आप लोग के लिए का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो चैप्टर है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये तो देखो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताऊंगा इसके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कॉपी पेन ले लो और इन चैप्टर्स को नोट करते जाओ, इनके टॉपिक्स को नोट करते जाओ, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देख लोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, फिर आप चीज़ें बाद में भूल जाओगे अभी घंटे 2 घंटे बाद। इसलिए आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलो। तो पहले चैप्टर जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, इसके जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है आपको प्री फर्टिलाइजेशन। जो टॉपिक है इसका क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन देखो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, मतलब जो एक एंड्रोशियम आपको पढ़ लेना अच्छे से, और गाइनोशियम। तो देखो मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लिखूंगा भी नहीं ज़्यादा, तो मैं आपको बस बोलते जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसको कॉपी पेन पे कॉपी और एक पेन ले लो, उसको नोट डाउन करते चलो। तो जैसे आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में फिर आपको जैसे आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एंड्रोशियम कैसा मतलब ऑर्गन है। तो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और तो आपको बेसिकली यही अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इतना ही पूछेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंथर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एंथर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एंथर में आपको पढ़ना है एंथर कैसा होते हैं, बाइलोब होते हैं, डाइथिकस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपसे एंथर में पूछेगा। इसके बाद जो आता है माइक्रोस्पोरेंजियम, आप लोग पढ़ लेना। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो इम्पोर्टेंट है वो लेयर्स है। जैसे जो लेयर्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर होती है, टेपिटम होता है। जो मतलब ये एंथर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, इन सबको ठीक है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और खासकर जो टेपिटम है, टेपिटम का आपसे फंक्शन पूछ सकता है। तो टेपिटम होता है क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो टेपिटम क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो है इसको पढ़ लेना है टेपिटम स्पेशली। बाकी आपको उसको एक बार पढ़ लेना, बाकी और जो लेयर्स हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना है पॉलन ग्रेन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, पॉलन ग्रेन्स के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलन ग्रेन्स आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ लेना, एम्ब्रियो पढ़ लेना। और इसके बाद एक और जो आपको टॉपिक है इंपॉर्टेंट, क्या, सीड, ठीक है। सीड्स पढ़ लेना, एम्ब्रियो पढ़ लेना, बाकी पॉलन ग्रेन्स जो है लास्ट में मैंने अभी बताया। तो आई थिंक अगर आप इतना कर ले जा रहे हो तो आपका जो है इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ज़्यादा और कहीं से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और इस चैप्टर का मतलब जो है मेजर पोर्शन यही कवर करते हैं। बाकी एक आध दो क्वेश्चन कहीं से इधर उधर आ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ 90% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर किसी इस चैप्टर से, तो यहीं से आएंगे। जो दूसरा चैप्टर आता है क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से जो आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या पढ़ना है मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा उसका एक एक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो जितना अगर आप एनसीईआरटी में दिया है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आई थिंक आपके लिए जो है सफिशिएंट है ये। उसके बाद थोड़ा बहुत आप जो है गैमेटोजेनेसिस पढ़ लेना, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में आपको क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस में आपको पढ़ना है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। जैसे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है या फिर स्पर्मिएशन क्या होता है। और आप लोग जो है लेडिक सेल्स के बारे में पढ़ लेना, तो स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ लेना, स्पर्मिएशन पढ़ लेना, लेडिक सेल्स के बारे में सब पढ़ लोगे तो आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आप क्या पढ़ना कि स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ठीक है, स्पर्म का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, कौन सा पार्ट जो है कहाँ होता है, क्या होता है उसका, कौन कौन से मतलब उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन कौन से क्या क्या मतलब कहाँ होता है। बेसिकली आपको पूरा जो है वो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप पढ़ लेना से मीनार्च क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, इसको पढ़ लेना। और LH FSH जो होते हैं, ठीक है, क्या है, LH हो गया, FSH हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना, इनका फंक्शन क्या होता है और ये इनकी वैल्यू जो होती है वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें कब पीक पे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आई थिंक आपके लिए जो है सफिशिएंट है इस टॉपिक से। तो इतना आपको क्या करना है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है और LH और FSH जो है इनको पढ़ लेना है। उसके बाद अब देखते हैं अगला जो चैप्टर है आपका है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चैप्टर नंबर जो 3 क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें पॉपुलेशन का जो डाटा दिया गया है, इसमें तो पॉपुलेशन का डाटा आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं, अच्छे से जो मेन डाटा है उसको आपको स्टार्टिंग में दिए हैं, तो 7-8 लाइन का है, सब इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, उसको पढ़ना है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपको नेचुरल हो गया, एक मिनट, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उसको आपको पढ़ लेना से आपको नेचुरल हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, डिवाइसेस, बेसिकली आपको क्या आईओडीज पढ़ना है यहाँ पे, बेसिकली सब जो क्या है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो है आईओडीज के बारे में पढ़ लेना है। और आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आप पढ़ लेना जैसे वैसेक्टोमी क्या होता है और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। तो इन सब जो मतलब टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं वैसेक्टोमी का मतलब उसका एक लाइन में उसका डिफाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कौन सा प्रोसेस है, फिर वैसेक्टोमी क्या होता है, फिर उसको आपको 4 ऑप्शन देकर उससे पूछेगा। और उसके बाद फिर आप इसका जो लास्ट में आपको करना है इनफर्टिलिटी, इसका एक टॉपिक है। उसमें इनफर्टिलिटी में ना फुल फॉर्म्स आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जिफ्ट हो गया, ठीक है, क्या है, जिफ्ट है और गिफ्ट है, और जैसे IUI हो गया, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो है। तो ये सब जो चीज़ें आपसे फुल फॉर्म लास्ट में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट आपको है मैं बता देता हूँ, उसमें मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आप क्या करना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप जितने सारे हैं सारे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया। फिर आप अगर थोड़ा बहुत और पढ़ना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेना, ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, TH मॉर्गन ने जो दिया था, इसमें आपको बेसिकली वही जो मतलब ड्रोसोफिला मक्खी थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप पढ़ लेना। बाकी अगर नहीं भी आप कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो मतलब जो मेजर ऊपर के 2 टॉपिक्स हैं अगर आप इतना कर ले जाओगे तो आपके लिए जो है सफिशिएंट है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो क्या है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो है काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो मेजर जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप देखो DNA पढ़ लेना, DNA को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हाँ जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत आपके लिए होने वाली है, ठीक है। अगर आप इतना कर ले जाओगे तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। तो इतना क्या आपको DNA बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से पूरा जितना आप मतलब दिया है NCERT में उतना आपको जो है पूरा अच्छे से करना है। उसके बाद RNA आप पढ़ लेना, DNA RNA पढ़ लेना। उसके बाद जो लास्ट में आप पढ़ना क्या, DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, DNA फिंगर
प्रिंटिंग आप लोग पढ़ लेना। तो आई थिंक अगर आप इतना पढ़ ले जाओगे, मतलब डीएनए आरएनए हो गया, फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है, देखो थोड़ी मेरी राइटिंग जो है थोड़ी मतलब बेकार सी है, तो आई थिंक आप समझते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग लिखते चलो। क्यों क्या पता बाद में आप हमारे इसका जो PDF में अपलोड करूँगा तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो क्या है, अगर आप इतना पढ़ लोगे, मतलब जो ही मतलब है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, MOT इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो आई थिंक आपके लिए जो है सफिशिएंट है इतना। इसके बाद आता है चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इवोल्यूशन थियरी पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ना आपको, इवोल्यूशन आपको थियरी पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपका आता है कि इसमें एक और टॉपिक है जो व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ एविडेंस, ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो ऐसे जैसे ऊपर बताया डीएनए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके लिए क्या है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन जो है, ये काफ़ी मतलब 2-3 पेज का है। इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो आता है आपका ए ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मतलब ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि देखो जो है मैं ज़्यादा आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ चैप्टर से, जो जितना बता रहा हूँ अगर आप इतना करके जाएंगे तो आई थिंक आप अच्छा करेंगे। और इसको जो है जो टॉपिक्स इनको बार बार जो है रिवाइज आप लोग करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो है ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है इनकी। तो इसके बाद जो आता है क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, कॉमन डिजीज़ के बारे में। जो कॉमन है डिजीज़ है आपको उसको पढ़ लेना है। और इम्यूनिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। इम्यूनिटी पढ़ना है, उसके फिर टाइप्स पढ़ लेना है, इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्स पढ़ लेना है, ठीक है। एड्स पढ़ लेना और क्या इम्यूनिटी, उसके टाइप्स पढ़ लेना, कॉमन डिसऑर्डर्स पढ़ लेना। तो आई थिंक अगर आप इतना करोगे तो जो चैप्टर है कवर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें नहीं है। इसके बाद आता है क्या, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो ये भी मतलब है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पढ़ना है कि मैं बता रहा हूँ माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक टॉपिक है जो पहला, उसके बाद आपको पढ़ना है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आपको इसको पढ़ लेना है। मतलब जो मेन टॉपिक है, ठीक है, आपका इस चैप्टर का इतना है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इतना जो है आपके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर आता है क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो देखो ये भी मतलब है इंपॉर्टेंट आपके बायोटेक का जो चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इससे मतलब आपसे पूछा जाता है, मैं आप एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए, वो आप लोग पढ़ लेना, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए आई थिंक सफिशिएंट है। फिलहाल जो भी आपके पास मतलब 10-15 दिन का टाइम बचा है, तो इतना मतलब उतने के लिए इतने जो टॉपिक्स हैं आई थिंक आप उतना कवर कर ले जाओगे। और इसके बाद फिर जो आता है 10वां अगला चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें देखो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पढ़ लेना है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशंस हैं उसको पढ़ लेना। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ लेना, ठीक है। इंसुलिन आप एक टॉपिक है इसका, इंसुलिन पढ़ लेना। और एग्रीकल्चर के बारे में जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आपको उसको पढ़ लेना है। तो आई थिंक जो है आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जो टॉपिक हैं ये सब मतलब उतने देखो इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब और कोई मतलब नहीं है अभी इस टाइम पे आपके पास, क्योंकि आपके पास जो है ज़्यादा देखो टाइम बचा है नहीं। तो जितना भी आपके पास टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो आपको प्रोडक्टिव इसमें चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सब चीज़ें तब थी जब आपने मतलब अच्छे से पूरे साल जो है पढ़ रखा था, तो तब आप पढ़ सकते थे उसको, क्या पता तब 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। बट आप 1-2 क्वेश्चन के लिए आप उससे अच्छा आप कहीं और अगर मेहनत कर दोगे तो आप ज़्यादा से अच्छा मार्क्स गेन करोगे और बढ़िया स्कोर करोगे। तो उनके पीछे नहीं पढ़ना है। तो बाकी जो चैप्टर हैं उनको आप छोड़ दो, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। इसके बाद जो टॉपिक आता है, अब बात करते हैं कि द फॉलोइंग चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी टेक्स्ट बुक 2023-24। ये जो है जो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी से बच्चों के बहुत डाउट होते हैं कि रिमूव कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो पहला जो चैप्टर है क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ये जो चैप्टर आपके क्या पहला ही चैप्टर था क्लास 12 एनसीईआरटी का, तो इसको क्या हुआ है, रिमूव कर दिया गया है।
इसके बाद आता है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इशू, ये भी आपके क्या है एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो ये सब जो चैप्टर हैं आपको नहीं पढ़ने हैं, आपके एनसीईआरटी से क्लास 12 की हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज मतलब इतना ही हम जो है बात करने वाले थे आपसे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बचे हुए टाइम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतने में। तो लगभग 10-15 दिन का जो टॉपिक है, अगर आप इसको सही से करोगे तो मतलब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बार बार जो रिवाइज करते रहो तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए गए हैं, तो उसको भी मैंने आपको बताया अभी लास्ट में। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।